रोमन रेंस एंड जॉन सीना फाइनली हमको देखने को मिले आमने सामने, और जो इनके बीच में प्रोमो बैटल हुई है डेफिनेटली दोनों ने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया, क्योंकि मेंशन हुआ निकी बेला और डीन एम्ब्रोस का नाम। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हमको शो के ऊपर देखने को मिली। इसके अलावा बैरन कॉर्बिन ब्रीफ केस लेकर भाग चुके हैं। बिगी का तो पूरे शो के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्मैकडाउन के कैसा स्मैकडाउन का एपिसोड था, आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो जॉन सीना के साथ देखने को मिल जाती है। जॉन सीना रिंग में आते हैं और सबसे पहले तो क्राउड जिस तरीके से हर बार जॉन सीना को चैंट कर रहा होता है, वैसे ही जॉन सीना के यहाँ पर चैंट होते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल वगैरह खुल रहे हैं तो जरा रोमन रेंस का रिपोर्ट कार्ड खोलते हैं, और वो रिपोर्ट कार्ड के अंदर रोमन रेंस को डी देते हैं, डी डिसअपॉइंटमेंट वाला। और उसके बाद वे कहते हैं कि खुद वो क्राउड से पूछते हैं कि क्या तुमको लगता है कि रोमन रेंस मेरे को बहुत बुरी तरीके से फोड़ने वाला है समर स्लैम के अंदर। क्राउड यहाँ पर एक तरीके से चीयर करके जॉन सीना की बात को हाँ ही बोल रहा होता है कि हाँ भैया तुम सही कह रहे हो। जॉन सीना कहता है कि हाँ मुझे भी खुद ऐसा लगता है कि रोमन रेंस मुझे बजाने वाला बुरी तरीके से, लेकिन जो एक चीज़ होगी समर स्लैम के अंदर वो ये कि मैं जीतूंगा भी, मैं हारूंगा नहीं रोमन रेंस के सामने, और बनूंगा 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और साथ ही साथ यूनिवर्सल चैंपियन। इसके बाद रोमन रेंस आते हैं और रोमन रेंस कहते हैं ठीक है जॉन सीना तेरा जो भी स्टफ है जल्दी जल्दी तो बात कर, यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करने की तो जरूरत नहीं है। इसके बाद जॉन सीना वही सेम ओल्ड थिंग बोलते हैं रोमन रेंस के हिसाब से कि भैया अच्छा तू आके फिर यही सारी बातें करने लग गया, रोमन रेंस यही कह रहे होते हैं। बट फिर जॉन सीना यहाँ पर रोमन रेंस से कहते हैं कि भाई तेरी यही तो कमी है, तुझे ये लगता है कि तू शो चला रहा है और इसीलिए मुझे यहाँ पर WWE ने बुलाया है ताकि मैं तुझे यहाँ पर शर्ट करने के लिए आ सकूँ। जॉन सीना यहाँ पर रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं कैसे इतने टाइम से WWE ने रोमन रेंस को प्रोटेक्ट किया है, उनको पुश किया है, उनको इस पॉइंट तक लेकर आए, वो एक फेलियर है। मतलब जो इतने टाइम से पूरे रोमन रेंस के बेफेस रन में बात नहीं होती थी रोमन रेंस के बारे में, वो सारी चीजों को यहाँ पर जॉन सीना बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जॉन सीना ये भी कहते हैं कि समर स्लैम के अंदर चीज होगी वो ये, भले ही तुम कितने स्पीयर लगाओ, भले ही तुम कितने सुपरमैन पंच लगाओ, जॉन सीना 1 2 3, और ये वाली बात 1 2 3 करके मतलब ये पिन करने वाली बात कि तुम कुछ भी कर लो मैं 1 2 3 तक टिके रहूंगा, ये बात जॉन सीना कई बार बोलते हैं अपने इस प्रोमो के अंदर। और क्राउड भी उनके साथ जब ये बोल रहा होता है ना तो सुनने में काफी मजा आता है। बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर ये प्रोमो था। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं भाई जॉन सीना तुम हमें पता है यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम अपनी मूवीज को प्रमोट करने आए हो। कितनी मूवीज आ रही हैं तुम्हारी, 3-4, अपना अपना ये जो काम है इसको निपटाओ, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। तुम भले ही एक अच्छे स्टार हो, तुम एक अच्छे WWE चैंपियन हो सकते हो, लेकिन तुम एक यूनिवर्सल चैंपियन कभी भी नहीं हो सकते। फिर वो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज बोलते जो कि मुझे लगता है इस प्रोमो के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज थी, मिशनरी पोजीशन वाली चीज को फिर से मेंशन करते हैं और ये कहते हैं कि तुमको ये मिशनरी स्टफ करने में बहुत मजा आया होगा 20 सालों से, लेकिन निकी बेला को ये चीज पसंद नहीं आई। और निकी बेला का रेफरेंस यहाँ पर जब फिर से आता है, क्राउड ने इस पर जो रिएक्शन दिया वो एक बार फिर से एपिक था, लेकिन एक तगड़े जवाब के साथ जॉन सीना भी तैयार थे। उन्होंने कहा भाई शील्ड के साथ रहते रहते तुम यहां तक आए हो, तुमने ऑलमोस्ट रून कर दिया था सेथ रॉलिंस को, और तुमने डीन एम्ब्रोस को तो WWE कंपनी से भी भगवा दिया है। तो ये बात जब उन्होंने बोली तो अगेन क्राउड का इसके ऊपर रिएक्शन था, और फिर से जॉन सीना यहाँ पर ये बोलते कि समर स्लैम में जो भी चीज होने वाली है वो है 1 2 3 एंड द चैंप इज गॉन। वो रोमन रेंस को ऐसा बोलते हैं और उसके बाद वो माइक फेंक कर वहां से चले जाते हैं। रोमन रेंस के सही बताऊं चेहरे के ऊपर साफ लग रहा था कि इस प्रोमो के अंदर उनकी छिल गई है। भले ही उन्होंने निकी बेला वाला तगड़ा कह सकते हैं एक रेफरेंस डाला था, लेकिन मुझे पर्सनली इस प्रोमो के अंदर लगा कि जॉन सीना थोड़े से एक बार फिर से भारी पड़ रहे हैं रोमन रेंस के ऊपर, क्योंकि रोमन रेंस का चेहरा यूजुअली जो स्माइल वाला होता है वो स्माइल तो थी, लेकिन वो थोड़ी अजीब सी स्माइल थी कि हाँ ठीक है मतलब हो गया, जॉन सीना बोल के चला गया, वैसा कुछ था। अगेन हमको एक फिजिकल आपस में नहीं देखने को मिले। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते हो कि दोनों आपस में ढिशुम करें, बट वो चीज़ नहीं थी शो के ऊपर। लेकिन ये प्रोमो बैटल का मैं वेट कर रहा था और आज वो स्मैकडाउन से हुई, बहुत मजा आया इसको देखने में। आराम से WWE ने टाइम लिया, बहुत लंबा इसको खींचा, लेकिन देखने में इसको काफी मजा आया। इसके बाद गाइज शो के ऊपर टाइटल चेंज भी आ जाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच अपोलो क्रूज वर्सेस शिंजुके नाकामुरा। सबसे पहले हमको क्या चीज देखने को मिल जाती है कि जो रेफरी है वो रिंग साइड से बैन कर देता है रिक बूक्स को भी जो बजा रहे होते हैं और कमांडर अजीज को भी। तो फिर उसके बाद माइकल कोल कहते हैं प्योरली एक 1-on-1 मैच है, और जिस तरीके से WWE बिल्ड भी कर रही थी शिंजुके नाकामुरा को, ऐसे देखकर लग रहा था कि भाई इस मैच के अंदर शायद टाइटल चेंज आ रहा है। और टाइटल चेंज यहाँ पर आप भी जाता है, जो अपना फिनिशर किंशासा लगाने के बाद उन्होंने पिन कर दिया अपोलो क्रूज को, और हमको मिल चुके हैं हमारे नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। काफी लंबे टाइम के बाद हमको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के अंदर ऐसे टाइटल चेंज देखने को मिला। डेफिनेटली अपोलो
अपोलो क्रूज के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है, लेकिन भाई नाकामुरा के लिए काफी बड़ी बात है चैंपियनशिप जीतना। और उसके बाद तो जो सेलिब्रेशन हो रहा होता है ना, मतलब पैट मैकेफे, रिक बुक्स और नाकामुरा वो जो कमेंट्री टेबल के आसपास होते हैं, भाई पैट मैकेफे जो जॉब करते हैं ना कमेंट्री के ऊपर, मतलब वो तो उनको एक्स्ट्रा ही रोल मिल गया, उसको देखने में मजा आता है। और आज शो से आपको जो है नया चैंपियन भी देखने को मिल गया। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच में। मॉन्टेज फॉर्ड और एंजल डॉकिंस आज फाइनली टैग टीम बनकर तैयार थे अल्फा एकेडमी के अगेंस्ट उतरने के लिए। और इस बार उनके प्लान्स भी काफी तगड़े थे, क्योंकि भाई जिस तरीके से इनको बजाया गया है, इनको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करके दिखाना ही था, और ये करके भी दिखा चुके हैं। क्योंकि मैच के एंडिंग मूवमेंट में मॉन्टेज फॉर्ड जिस तरीके से उड़ के गए हैं ओटिस के ऊपर, हालांकि वो परफेक्ट तरीके से नहीं लैंड हुए, ओटिस को ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसे हाथ ऐसे करने लग गए ना मॉन्टेज फॉर्ड, तो कहीं वो उड़ने ही ना लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से ग्रेविटी वो भुला देते हैं। और उसके बाद रिंग के अंदर एंजेलो डॉकिंस ने काम कर लिया अपना, और इस तरीके से अल्फा एकेडमी को उन्होंने हरा दिया और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आज का मैच जीत चुके हैं। इनकी फ्यूड भी देखने में वैसे मैं कह सकता हूँ काफी इंटरेस्ट आ रहा है, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बोरिंग सा बनाना शुरू ना कर दे। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलते हैं स्मैकडाउन सेवियर ड्रिप गॉड सेथ रॉलिंस। रिंग के अंदर सेथ रॉलिंस आते हैं, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर सबसे पहले वी वांट एज के चैंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कहते हैं कि देखो मैं भी एज को चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि ये जो मुक्का है बना के मैं उसके फेस पर मार सकूं, लेकिन आज मेरे सोर्सेज से मुझे ये पता चला है कि जो एज है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, सार्कास्टिक वे में वो कहते हैं कि एज का लाइट वर्जन तो है तुम्हारे सामने, क्योंकि आपको पता है लास्ट वीक जो एज है उन्होंने सेथ रॉलिंस को एज लाइट बोला होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि एज का जो करियर है वो बहुत तगड़ा है, वो हॉल ऑफ फेमर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो भी चीजें हैं करने के लिए सारी की सारी एज ने करी हुई हैं, लेकिन जो चीजें एज ने करी हैं उसके करियर से सारी चीजें उससे बेटर मैंने करी है। और इस चीज को वो प्रूव करने के लिए पूरा वीडियो पैकेज लेकर आए होते हैं, जो कि वाकई में काफी अच्छा था। वो बताते हैं कैसे एज भी आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक फैक्शन के साथ, फिर वो अपनी फैक्शन से कंपेयर करते हैं, शील्ड से कंपेयर करते हैं। उसके बाद मनी इन द बैंक भले ही पहली बार कैश इन एज ने किया होगा, लेकिन सबसे ग्रैंडेस्ट तरीके से मैंने किया था। ये सारी चीजों को वीडियो के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि 2014 के अंदर उन्होंने अगर अपने वो हेजिटेट नहीं हुए होते, उन्होंने अपने आप को रोका नहीं होता स्टॉम्प लगाने से एज को, तो आज ये सारी चीजें होती ही नहीं, ना एज वापस आता, ना एज का कोई एक्टिंग करियर होता। लेकिन कोई बात नहीं, इस मिस्टेक को वो पूरा कर देंगे समर स्लैम के अंदर, और इस बार वो नहीं रुकने वाले, भले ही एज के साथ कुछ भी हो जाए। तो ये सेथ रॉलिंस का यहाँ पर प्रोमो था, थोड़ा सा शॉर्ट था, एज शो के ऊपर नहीं थे। मुझे लग रहा था कि सेथ रॉलिंस सिर्फ ऐसे हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे बोले, डिस्ट्रैक्ट नहीं क्या बोलेंगे उसको, कि हाँ हमको लगे कि एज नहीं है शो के ऊपर, उसके बाद एज आएंगे, बट एक्चुअल में आज शो पर नहीं थे एज। होते तो मजा आता, लेकिन फिर भी सेथ रॉलिंस ने अकेले प्रोमो कट करके काफी अच्छा काम जो है कर दिया शो के ऊपर। इसके बाद गाइस हमको अगला देखने को मिलता है मिस्टीरियोस वर्सेस जिगलर एंड रूड के बीच टैग टीम मैच। और यहाँ पर काफी प्लानिंग हो रही होती है मिस्टीरियोस की कि भैया हमको हारना नहीं है, हमको चैंपियनशिप्स को दोबारा से रीगेन करना है। और यहाँ पर ऊसोस आए तो टाइटनट्रॉन स्किन के ऊपर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, बट स्टिल किसी तरीके से मैनेज किया, और एंड में डोमिनिक ने जो है रोल अप करके रॉबर्ट रूड को पिन कर दिया, और मिस्टीरियोस यहाँ पर जीत चुके हैं। लेट्स सी अब आगे जाकर मिस्टीरियोस कैसे रीगेन करते हैं ऊसोस के अगेंस्ट, लेकिन फिलहाल तो ये एक मोमेंटम पाने के लिए काफी अच्छा मैच था मिस्टीरियोस के लिए। इसके बाद गाइस हमको शो पर देखने को मिलते हैं बैरन कॉर्बिन रिंग में आते हैं, और वो कहते हैं भाई मेरे पास ये लास्ट मौका है तुमसे पैसे मांगने का, उसके बाद में बैंकरप्ट हो जाऊंगा, बैंकरप्सी के लिए मुझे फाइल करना पड़ेगा। वो कहते हैं तुमको दिक्कत की जरूरत भी नहीं है, मैं अपने फोन के अंदर ये मशीन लेकर आया हूँ, उस पर तुम अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। वो काफी ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे होते हैं, तो केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। बैरन कॉर्बिन कहते हैं हाँ मुझे पता है भाई, तुम मेरे को जो है मदद करने के लिए आए हो। केविन ओवेंस कहते हैं मदद करने के लिए तो नहीं आया हो, लेकिन ये बता भाई इतने ज्यादा पैसे भीख में मांगता कौन है, थोड़ा लिमिट के हिसाब से तो मांगना। बैरन कॉर्बिन कहते हैं भाई मेरा ये स्टैंडर्ड में इसी तरीके से रहता हूं, और वही कहते हैं भाई $1000 तो तुम भी मुझे दे सकते हो। केविन ओवेंस कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको मेरे को मैच में हराना पड़ेगा, और अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुम कभी भी ये ड्रामा दोबारा से नहीं करने वाले भीख मांगने वाला। तो ठीक है, यहाँ पर मैच सेट हो जाता है। मैच शुरू होने से पहले स्टनर तो मार दिया था केविन ओवेंस ने बैरन कॉर्बिन को। उसके बाद मैच चलता है। आज का मैच ऐसा नहीं था कि बैरन कॉर्बिन को बिल्कुल लुल दिखाया, उन्होंने एक पूरा ठीक ठाक सा मैच दिया। केविन ओवेंस की हालात उन्होंने खराब करी, लेकिन एंड में जो है पिन कर दिया केविन ओवेंस ने। स्टन नहीं लगाया, वैसे ही उन्होंने ऐसे घुमा घुमू के उनको पिन कर दिया, और इस तरीके से बैरन कॉर्बिन इस मैच में हार जाते हैं। हारने के बाद उनकी चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है कि भाई अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और एक स्टनर लगा के और चले जाते हैं केविन ओवेंस। लेकिन जब बैक से जा रहे होते हैं बैरन कॉर्बिन, उनसे पूछा जाता है अब तुम क्या करने वाले हो, तो ऐसे पूछते पूछते उनकी नजरें पड़ती है मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस के ऊपर। आई थिंक वो बिगी को ही धक्का देते हैं, और धक्का देके वो ब्रीफकेस पकड़ के वहां से भाग लेते हैं।
अब पता नहीं क्या स्टोरी लाइन होने वाली है, बैरन कॉर्बिन चुरा चुके हैं ब्रीफकेस, ऐसे चुरा सकते हैं नहीं चुरा सकते, क्या स्टोरी होगी इसको देखने में मजा आएगा। लेकिन जो भी चीजें हो रही है ना भाई बैरन कॉर्बिन के अराउंड, एक्चुअल में कह सकते हैं कि इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बढ़िया करने की कोशिश करती है। और बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर हमको कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर के बीच में। सोनिया डेविल दोनों को इंट्रोड्यूस करती हैं और बियांका ब्लेयर कहती हैं कि ठीक है साशा अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम मेरे ऊपर फिर से पीछे से अटैक करने वाली हो। वो कहती है कि तुम सिंपली मेरे से मैच मांग भी सकती थी, मेरे ऊपर ऐसे बैक स्टैप करने की जरूरत नहीं थी। साशा बैंक्स कहती है भैया जिस तरीके से तुमने रेसलमेनिया में मुझे हराया था, क्या मैं तुमसे आकर मैच ऐसे अब मांगती, क्या तुमको लगता है कि मैं तुमसे फ्रेंड रहकर बात करती। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले विटनेसेस को बुलाते हैं कि जो इसको देख सके। विटनेसेस तो वो क्या ही थे भाई, जेलेना वेगा कार्मेला आ जाती है साशा बैंक्स के साथ में रहने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और बियांका ब्लेयर समझ जाते हैं कि मेरे ऊपर अटैक करने वाली है, इससे पहले वही उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन नंबर्स गेम हो जाता है और शो के एंड में हमको यही देखने को मिलता है कि वो चुटिया से बियांका ब्लेयर की उन्होंने बैंक स्टेटमेंट लगाया होता है और इस तरीके से स्मैकडाउन जाती है ऑफ एयर। स्मैकडाउन का फॉर्मेट तो उलट दो आज, मतलब जो चीज शुरू में हुई उसको एंड में डाल दो और जो एंड में हुई उसको शुरू में डाल दो, तो मेरे ख्याल से स्मैकडाउन का बहुत कमाल का शो बन जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शो की जो पेस है ना वो एंड में आते आते धीरे होगी, बट ओवरऑल 2 घंटे का शो है, रॉ से कंपेयर करो तो भाई स्मैकडाउन बहुत बढ़िया है, आप लोग आराम से इसको एंजॉय कर सकते हो। बाकी हमारी जो फिलहाल की वीडियो थी वो यहाँ तक की थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।